हम देखते हैं कि किस तरह से मानव की उत्पत्ति एवं विकास यानी ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड डेवलपमेंट यानी मानव की उत्पत्ति एवं विकास इस चैप्टर को देखेंगे। इसमें हम ये समझेंगे आखिर मानव की उत्पत्ति कब हुई, प्राइमेट के किस कुल से मानव का डेवलपमेंट हुआ, आज वर्तमान में जो होमो सेपियंस है इस पूरे विकास की प्रक्रिया क्या क्या रही, किन किन चरणों से मानव गुजरा और किस चरण में उसने क्या क्या खास विशेषताएं ग्रहण की जिनसे कि संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग उन सबको भी देखेंगे। इस तरह से हम लोग इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक उत्पत्ति और दूसरा विकास। जैसा कि हम कल ही देख चुके थे, इसको अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं तो प्रयास ये करते हैं कि हम इसको पढ़ने के पहले ग्राफ में दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो मानव की उत्पत्ति और दूसरा मानव का विकास। तो जब हम मानव की उत्पत्ति पे देखते हैं तो सबसे पहले हमें पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, यहाँ एक बार देख लेते हैं कि मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो टर्सरी युग में, जिसको हम लोग तृतीयक युग कहते थे, टर्सरी युग में प्लायोसीन काल में हुई थी। इस तरह से जो मानव की उत्पत्ति को अगर हम लोग देखते हैं तो मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग में और प्लायोसीन काल में होती है। तो हमारा जो पहला शब्द है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। यद्यपि जीवन का प्रारंभ लगभग 3.5 करोड़ पहले हो जाता है, परंतु मानव की उत्पत्ति को माना जाता है 3.5 और 2 करोड़ के बीच में मानव की उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर ये प्लायोसीन काल में हुई है। अब आइए अगला हम लोग हिस्सा देखते हैं, मानव का विकास। तो मानव का जब विकास देखेंगे तो मानव का विकास को समझने के लिए सबसे पहली बात हम आके देखते हैं, देखिए ये प्राइमेट्स जिनको हम लोगों ने कहा था स्तनधारियों का समूह, ये स्तनधारियों का ग्रुप था, ग्रुप ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों का समूह है। देखिए प्राइमेट, इस स्तनधारियों में से देखते अगर हम लोग देखें तो उस समय जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटन, छछूंदर, इस तरह से अगर हम लोग देखें तो वानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटन और छछूंदर ये सब मिलकर प्राइमेट्स कहलाते हैं, स्तनधारियों का समूह कहलाता है। और इन्हीं में से वानर, जिसको हम लोग कपी भी कहते हैं, यहीं से मानव का विकास होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मानव के जो आदि पूर्वज के रूप में कपी या वानर को हम लोग स्वीकार करते हैं। तो मानव का जो विकास है वो कपी या वानर से होता है, मानव का विकास होता है। और जो सबसे प्राचीनतम मानव जिसके बारे में हमको चर्चा मिलती है उसके बारे में रामापिथिकस था। यह रामापिथिकस के बारे में जो कहा जाता है लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व रामापिथिकस, ये भी मानव का जो आदि पूर्वज वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस माना जाता है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही मानव का हम लोग वानर से आगे विकास देखते हैं तो ये रामापिथिकस के रूप में देखते हैं। और इसकी जो हाइट थी उस समय 3 से 4 फुट थी। और यह जो है उष्णकटिबंधीय जंगलों में, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहा करता था रामापिथिकस। यद्यपि रामापिथिकस के जो साक्ष्य हैं, कुछ उसके कंकाल जो हैं यहाँ पर आपका हम लोग आगे देखेंगे तो रामापिथिकस के साक्ष्य शिवालिक पहाड़ी पर भी मिलते हैं। 1930 में रिचर्ड लेवी ने खोज की थी। परंतु रामापिथिकस जो कि हमारा आदि पूर्वज रहा है, रामापिथिकस लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व रामापिथिकस लगभग 3 से 4 फुट लंबाई का, जो कि एक कपी मानव था, एक बानर से जिसका डेवलपमेंट हुआ था, यह अफ्रीका के घने जंगलों में रहा करता था। वहाँ से रामापिथिकस की 2 शाखाएं बाहर निकलती हैं। एक शाखा जो कि मैदानी भागों में जाती है, एक शाखा जो कि मैदानी भागों में जाकर विकास करती है,
जाकर विकास करती है, और दूसरी जो जंगलों में ही रह जाती है, दूसरी जो जंगलों में रह जाती है। तो जो जंगलों में रहते हैं वो महाकपि या वानर के ऊपर नहीं उठ पाते, वह महाकपि वर्ग के या वानर वर्ग तक सीमित रह जाते हैं। और जो मैदानी भागों में आ जाते हैं और आगे चलकर मैदानी भागों के अनुसार अपने शारीरिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों में परिवर्तन करते हैं, उनको आगे चलकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। इस तरह से देखा जाए ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसे मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। ये आज जो होमो सेपियंस मानव है उसका जो आदि पूर्वज है, जो उसका पूर्वज है, उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। और यह दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक एक स्थान है, वहाँ पर रेमंड डार्ट ने इसकी खोज की थी। तो अभी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह अगर हम लोग एक मानव के विकास को समझने का प्रयास करें तो पहले ये देखते हैं कि जो प्राइमेट स्तनधारियों का समूह था, उस प्राइमेट्स में से एक प्राइमेट्स कपि या वानर है। यहीं से ही मानव का विकास होता है। आगे चल के मानव में से एक रामापिथेकस मानव जो लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व हैं, इनकी जो है लंबाई 3 से 4 फुट थी। ये उष्णकटिबंधीय घने जंगलों में रहते थे, जंगलों के निवासी थे। आगे चलकर इनकी एक शाखा जो जंगलों से बाहर निकल के आती है, मैदानी भागों में आती है। क्यों हुआ? क्योंकि धीरे धीरे देखिएगा एक खुले हाथों का प्रयोग करेंगे, सीधे खड़े होने का प्रयास करेंगे, हथियारों का उपयोग करेंगे, आग की खोज करेंगे, अपने आप को मानव के मैदानों के अनुकूल, ये जो मानव है अपने आप को मैदानों के अनुकूल करेंगे। इस शाखा को आगे चल के ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया है। और यहीं से ही मानव के विकास की एक श्रृंखला की निरंतरता पाई जाती है, इसीलिए इसको मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। और इसके अलावा जो जंगलों में रह जाते हैं उनको महाकपि वर्ग के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस तरह आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव के विकास का जो हमारा आदि पूर्वज है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बाद कैसे हम लोग होमो हैबिलस, हिडलबर्ग, उसके बाद हम लोग होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और आधुनिक मानव होमो सेपियंस तक आते हैं। तो ये जब हमारा अगला हिस्सा स्टार्ट होगा तो इसको हम लोग आइए आगे देखते हैं। तो ये जैसा कि मैंने पहला कहा कि कभी भी इस चैप्टर को पढ़ना है तो थोड़ा फैक्चुअल के रूप में मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई, टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में। यहाँ से सीधा सवाल पूछा जाएगा, प्राइमेट्स में से मानव का आदि पूर्वज कौन है? कपि या वानर के रूप में। सबसे प्राचीनतम मानव, अगर विकल्प में रामापिथेकस है तो आप रामापिथेकस आंसर देंगे, अगर विकल्प में ये नहीं है तो आप लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस में आ जाएंगे। इसके अलावा प्राइमेट्स में और कौन कौन थे? तो प्राइमेट्स में ये चीज़ें थी। आइए आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि ये चैप्टर अब वर्तमान में एग्ज़ाम में बहुत नहीं आता है, बस ये समझ के लिए ज़रूरी है। बस एक बार पढ़ लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, ताकि कैसे हम स्टोन एज से और मानव के विकास को आपस में जोड़ रहे हैं। कहाँ होमो सेपियंस का उदय, स्टोन एज के किस हिस्से में होमो सेपियंस का उदय होता है और आगे चलकर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इसलिए हम इसको मात्र पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हम लोग आगे चल के आते हैं होमो हैबिलस। होमो हैबिलस के बाद हम लोग आते हैं हिडलबर्ग, उसके बाद होमो इरेक्टस। इस होमो इरेक्टस के 2 पोर्शन हैं, 2 हिस्से हैं। एक कहते हैं जावा मानव और एक को कहा जाता है पीकिंग मानव। बीजिंग का पुराना नाम था, पीकिंग मानव। उसके बाद हम लोग आते हैं निएंडरथल मानव। फिर हम लोग आते हैं क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन ये हम लोग आज होमो सेपियंस है, हमारा पूर्वज क्रो-मैग्नन था। उसको बाद हम लोग आते हैं होमो सेपियंस। तो इस तरह से अगर हम लोग मानव को विकास को देखें
तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, हीडेलबर्ग, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन और होमो सेपियंस। एक एक को देखते हैं, कहाँ से हम लोग किस पोर्शन को देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस को देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, वैसे तो हमारा सबसे प्राचीनतम मानव तक जाए तो हम लोग रामापिथेकस में पहुँचते हैं, परंतु हमारा आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाता है। क्यों हम लोग इसको अपना आदि पूर्वज कहते हैं? आदि पूर्वज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से ही मानव के विकास में निरंतरता पाई गई है। मतलब कि मानव के विकास क्रम में निरंतरता पाई गई है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, इसलिए हम इसको अपना आदि पूर्वज कहते हैं। इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो खोज थी वो रेमंड डार्ट महोदय के द्वारा, ये रेमंड डार्ट के द्वारा 1924 एडी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टोंग एक स्थान है, देखिएगा टोंग में चूने की खान थी, बहुत बड़ी खदान थी चूने की खदान कह सकते हैं। चूने की खदान में इस मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो हमारा आदि मानव ये दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप मानी जाती है। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक स्थान पर एक चूने की खदान में एक खोपड़ी प्राप्त हुई थी, और वो खोपड़ी जो है बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की मानी गई। ये रेमंड डार्ट महोदय के द्वारा खोज किया गया। इस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारा सबसे पूर्वज आदि पूर्वज मानव है। यहीं से ही मानव के विकास में एक निरंतरता पाई गई है। उसके बाद अगला मानव होता है होमो हैबिलस। कि हैव माने रखना, लेस मतलब कम। मतलब यहाँ तक जो मानव है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये अपना हाथ और पैर दोनों ज़मीन में रख के चलता है। मतलब ये रीढ़ की हड्डी केवल सीधा खड़ा नहीं होता है, ये बंदरों की तरह या अन्य जानवरों की तरह से हाथ और पैर दोनों का बराबर प्रयोग करता है और जंगलों में रहता है। इसलिए ये न अधिक भाग सकता है, न अधिक अपने हाथों का मुक्त रूप से उपयोग कर सकता है, न अपनी सुरक्षा कर सकता है। आगे चलकर जो होमो हैबिलस, हैव मतलब रखना, लेस मतलब कम, मतलब हाथ में रखने की स्थिति में। तो ये जो अगला होमो हैबिलस मानव आता है, इसने प्रथम बार हाथ का प्रयोग किया था। हाथ का प्रयोग यानी कि पहली बार हाथ का खुलकर प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, हाथ का खुलकर प्रयोग इसी ने किया। और इस तरह इसके द्वारा पहली बार औजार भी बनाए गए, इसलिए इसने औजार का भी प्रयोग किया। परंतु इसकी भी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी नहीं हुई थी। तो जैसे ये रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी है तो आदमी हाथ का प्रयोग पूरी तरह खुले रूप में कर लेगा, और जब हाथ का प्रयोग कभी कभी हल्का सा कर ले तो पूरी तरह न कर पाने की वजह से हाथ का प्रयोग खुलकर स्टार्ट तो किया, परंतु पूरी तरह ना कर पाने। कारण क्या था कि रीढ़ की हड्डी उसकी पूरी सीधी नहीं थी। इसलिए इसके द्वारा पहली बार हाथ का प्रयोग किया गया, और अपने रक्षा के लिए पहली बार पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाए गए। वो औजार न ज़्यादा बड़े थे क्योंकि पूरा खड़ा होकर उनका प्रहार नहीं कर सकता था। इस तरह से होमो हैबिलस मानव आता है। उसके बाद हीडेलबर्ग ये मानव है, ये यूरोप में डेवलपमेंट हुआ था, यूरोप में विकसित, और वहीं पर विकसित हुए और वहीं पे जल्दी ही ख़त्म हो गए। तो इनका कोई बहुत ज़्यादा विकास में योगदान है, चूँकि बीच में आते इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। मेन हम लोग ये देखते हैं, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा होना। इरेक्ट का मतलब सीधा होना। तो यहाँ पर मानव की जो रीढ़ की हड्डी थी, होमो हैबिलस में मानव ऐसे चलता था और यहाँ पर एकदम सीधा खड़ा हो गया, मतलब रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी हो गई यहाँ पर मानव की। जब रीढ़ की हड्डी सीधी हुई तो हाथ का खुलकर प्रयोग करने लगा। इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो जो जावा मानव हैं, ये जावा मानव और पीकिंग मानव, उन दोनों को होमो इरेक्टस कहा जाता है। इरेक्ट मतलब सीधा चलने वाला मानव, जावा मानव और पीकिंग मानव। इनके द्वारा तो कभी सवाल ये पूछा जाए कि पहली बार वह कौन सा मानव जिसने पहली बार पूरी तरह रीढ़ की हड्डी के बल सीधा चल के चला था, तो जावा मानव। उसके बाद ये पीकिंग मानव है। ये दोनों को होमो इरेक्टस कहा जाता है। जावा मानव के बारे में बता दूं कि जावा मानव जो था ये एक नरभक्षी मानव है।
ये नरभक्षी है, इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं, ये मनुष्यों को भी खा जाता था। और पीकिंग मानव भी एक नरभक्षी मानव है, तो दोनों में एक कॉमन खासियत है कि दोनों नरभक्षी थे। मतलब इनके द्वारा जो है जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी खाया जाता था, जावा मानव पीकिंग मानव के द्वारा। जावा मानव के बारे में बता दूँ, जावा मानव की जो खोज हुई थी वो जावा द्वीप में एक सेलो नदी है। सेलो नदी के किनारे एक टिनिल ग्राम है। टिनिल ग्राम में जावा मानव की खोज हुई थी। तो जावा मानव चूँकि इंडोनेशिया के जावा द्वीप में पाया गया था, इसीलिए इसका नाम जावा मानव पड़ा। और यह एक नदी के किनारे, सेलो नदी के तट पर टिनिल ग्राम में इसके अवशेष मिले थे, अस्थिपंजर मिले थे जावा मानव के। यह मानव एक नरभक्षी मानव था और अभी भी यह मानव जो था वो कपि वर्ग से था। मतलब इसमें कप या बानर की विशेषताएं अभी भी परिलक्षित होती थी। और इस मानव जावा मानव ने सबसे प्रथम बार आग की खोज की थी। प्रथम बार इसने आग की खोज की थी। तो आज कभी ये पूछा जाए कि आग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जावा मानव को। लेकिन आग का सर्वाधिक प्रयोग करने का श्रेय निएंडरथल मानव जर्मनी में दिया जाएगा। तो जावा मानव के बारे में जो हमें समझना है, जावा मानव अभी भी कप या बानर वर्ग से ज़्यादा बहुत बढ़ नहीं पाया था। जावा मानव एक नरभक्षी मानव था। इसकी खोज इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम में हुई थी। इसने पहली बार आग की खोज की थी। जावा मानव को पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहते हैं। तो जावा मानव को आज के समय में पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। तो इस तरह जावा मानव में 4-5 सवाल बन सकते हैं कि पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस किस मानव कहा जाता है? जावा मानव। कौन मानव नरभक्षी मानव था? वो जावा मानव। किस मानव ने पहली बार आग की खोज की थी? तो जावा मानव। इस तरह से जावा मानव के सवाल कभी आपसे पूछे जा सकते हैं। पीकिंग मानव में आते हैं तो पीकिंग मानव भी एक नरभक्षी मानव था और ये भी कपि समूह में से ऊपर उठ नहीं पाया था, ये भी कपि समूह में था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके 40 अवशेष यानी 40 अस्थिपंजर जो है, 40 अस्थिपंजर चीन की राजधानी जो बीजिंग में प्राप्त हुए थे। बीजिंग को ही पहले पीकिंग कहा जाता था। तो 40 अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए थे। जब जापान के द्वारा चीन पर आक्रमण किया गया था उस क्रम में माना जाता है या तो ये सारे अवशेष नष्ट कर दिए गए हैं या तो वहाँ से चोरी कर लिए गए थे या खो गए होंगे। फिलहाल इनके अवशेष अब तो नहीं मिलते हैं, परंतु पीकिंग मानव चीन में थे, ये भी नरभक्षी थे, ये भी कपि समूह में थे। और पीकिंग मानव जावा मानव के तुलना में इसकी रीढ़ की हड्डी ज़्यादा सीधी थी, इसलिए इसने हाथ का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया। तो इसने जो है जावा की तुलना में इसने हाथ का खुलकर उपयोग किया। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं खुलकर क्या, हाथ का प्रथम बार उपयोग, क्योंकि यहाँ पर हाथ का खुलकर उपयोग हुआ। इस तरह से औजार बने, इसने औजारों का भी प्रयोग किया। तो पीकिंग मानव के बारे में हम देख लेते हैं। पीकिंग मानव जावा मानव के तुलना में इसकी रीढ़ की हड्डी ज़्यादा सीधी थी, इसलिए इसने हाथ का खुलकर प्रयोग किया, औजारों का प्रयोग किया और इसे सिनेंथ्रोपस इरेक्टस मानव भी कहा जाता है। जिस तरह से जावा मानव को पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस मानव कहा जाता है, उस तरह से पीकिंग मानव को सिनेंथ्रोपस इरेक्टस मानव कहा जाता है। इस तरह से अगर हम लोग देखें, दोनों को मिला के होमो इरेक्टस वर्ग कहा जाता है। कई किताबों में होमो इरेक्टस लिख के छोड़ दिया जाता है, लेकिन होमो इरेक्टस में जावा और पीकिंग दोनों हैं। जावा मतलब कि इंडोनेशिया, पीकिंग का मतलब चीन, इन क्षेत्रों में पाए जाते थे। दोनों नरभक्षी थे, दोनों कपि वर्ग से थे। दोनों के द्वारा रीढ़ में सीधी हड्डी केवल चला गया, दोनों के द्वारा अपने हाथ का प्रयोग किया गया, औजारों का प्रयोग किया गया, बस इसके तुलना में ये ज़्यादा रहा। इसे पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस और इसे जो है सिनेंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से जाना जाता है।
अगला देखिए मानव जो हमारा आता है वो नियंडरथल मानव। तो नियंडरथल मानव के बारे में देखते हैं हम लोग। नियंडरथल मानव ये वास्तव में नियंडरथल जो है ये जर्मनी में नियंडर नदी घाटी है, नियंडर नदी घाटी है जर्मनी में। उसी घाटी में गुफाओं में ये मानव रहता था, उसी घाटी के सहारे गुफाओं में ये नियंडरथल मानव रहता था। तो नियंडरथल मानव जर्मनी में पाए गए हैं। जर्मनी में नियंडर नदी घाटी है, उसी के साथ बनी गुफाओं में यह मानव रह रहा है नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव के बारे में कहा जाता है कि यह एक सांस्कृतिक विकास, यहाँ से सांस्कृतिक विकास, कल्चरल सांस्कृतिक विकास का सूचक मानव है ये। अब इसे कहा जाता है सांस्कृतिक विकास का सूचक मानव है, मतलब इसने यहीं से ही कल्चर का, सभ्यताओं का ऐसा मानता है विकास होता है। अब कैसे? ये जो मानव है ये जहाँ रह रहा है गुफा के अंदर ये अपना आवास बनाए रखा है, और वो आवास जो हैं अलग अलग तरह के, कुछ आवास अच्छे हैं, कुछ आवास आपका कमज़ोर हैं, ख़राब हैं। कुछ बड़े पत्थरों के बीच में, कुछ छोटे पत्थर, कुछ कमज़ोर मजबूत चट्टानों के बीच में, कुछ कमज़ोर चट्टानों के बीच में। तो ऐसा माना गया है कि ये इस समय जो मानव था उसमें आपस में एक प्रकार का वर्ग या श्रम विभाजन आ गया था, वर्ग या श्रम विभाजन था, ताकि ये अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इन सब के अलावा महिलाएं घर में रहती थी, पुरुष बाहर जाते थे, इसलिए श्रम विभाजन यहाँ पर इस काल में आ चुका था। इनके अलावा जो इनके कोई संबंधी, इनके परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता था उसको वहीं पर दफना दिया था, यानी कि दफनाने की परंपरा थी इनमें, दफनाने की परंपरा थी। इस तरह से जब ये व्यक्ति को दफनाते थे उनके साथ साथ यह उनको भोग के लिए वस्तुएं रख देते थे। इससे ये समझ में आता था कि इनको पारलौकिक जीवन में विश्वास था, ये आत्मा की अमरता पर विश्वास रखते थे कि जब ऊपर वहाँ जाएंगे परलोक में तो वहाँ पर इनकी आत्मा को ये वस्तुएं मिलेंगी, उनका उपभोग करेंगे। तो आत्मा की अमरता की संकल्पना है। इस मानव के गुफाओं में बड़े बड़े अक्षर मिले हैं, इसलिए इनको अक्षरों का ज्ञान था। इस समय जो मानव था वहाँ पर जो बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ जली हुई मिली हैं, हड्डियों में आग से जली हुई मिली है, मांस पका हुआ मिला है। इससे समझ में आता है कि इन्होंने आग का उपयोग प्रारंभ कर दिया था। आग का प्रयोग व्यापक स्तर पर शुरू कर दिया था इन लोगों ने। इस तरह से अगर देखा जाए तो जो हमारा नियंडरथल मानव है वो एक तरह से सांस्कृतिक विकास की तरफ आगे बढ़ जाता है। उसको अक्षरों का ज्ञान है, आत्मा की अमरता ज्ञान है, दफनाने की परंपरा है, श्रम विभाजन है, आग का प्रयोग करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसके तुलना में इस मानव में विकास प्रक्रिया आगे बढ़ती है, विकास क्रम में यह मानव आगे बढ़ता है। फिर उसके आगे क्रोमैग्नन आता है, फिर सबसे अंत में होमो सेपियंस आता है। तो होमो सेपियंस मतलब आज हम लोग जो हैं, आधुनिक मानव, आज मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तो आधुनिक जो मानव है वो होमो सेपियंस है, और हमारे जस्ट पहले का जो पूर्वज था वो क्रोमैग्नन मानव है। तो क्रोमैग्नन मानव के बाद होमो सेपियंस मानव आता है। आज होमो सेपियंस मानव यानी आधुनिक मानव को होमो सेपियंस मानव कहा जाता है, और जो इसकी मस्तिष्क क्षमता थी वो हमसे अधिक थी। क्रोमैग्नन मानव की जो मस्तिष्क क्षमता थी वो इससे अधिक थी, मस्तिष्क क्षमता इसकी अधिक थी होमो सेपियंस के तुलना में। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो पूरे मानव को ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, हीडलबर्ग, होमो इरेक्टस, नियंडरथल, क्रोमैग्नन और होमो सेपियंस, बड़ा सिंपल सवाल पूछा जाता है, ये चार मानव दे देंगे और इनको क्रम से मिलाओ, तो पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर नियंडरथल, फिर क्रोमैग्नन, फिर होमो सेपियंस। अब किसकी अलग अलग क्या क्या विशेषता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की क्या विशेषता, होमो हैबिलस की क्या विशेषता, हीडलबर्ग की कोई विशेषता नहीं, होमो इरेक्टस में जावा मानव क्या विशेषता, पीकिंग मानव क्या विशेषताएँ, यहाँ पर नियंडरथल मानव की क्या विशेषताएं हैं, क्रोमैग्नन मानव की क्या विशेषताएं, और होमो सेपियंस मानव की क्या विशेषताएं। क्योंकि ये जो आधुनिक होमो सेपियंस मानव है, ये जो मानव है इसका उदय उच्च पुरापाषाण काल यानी अपर पेलियोजोइक
जो है आपका एज में यानी कि आप में आता है, उच्च पुरा पाषाण काल में आता है। ये इतिहास का कालखंड है, यहीं से पाषाण काल का उच्च पुरा पाषाण काल शुरुआत होती है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है लगभग 30,000 वर्ष पूर्व होती है। और उस समय अगर हम लोग देखते हैं 30,000 वर्ष पूर्व, तो भारत में उस समय इतिहास के दृष्टिकोण से उच्च पुरा पाषाण काल चल रहा होता है। तो कभी पूछे कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय भारत में इतिहास के दृष्टिकोण से कहाँ होता है, तो उच्च पुरा पाषाण काल में। और यहीं से चैप्टर की शुरुआत होती है, पाषाण काल। मतलब अब हमारे सामने एक शब्द मिलेगा, उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज, ये आपका जो हमें उच्च पुरा पाषाण काल शब्द मिलेगा। इसी समय ये आधुनिक मानव का उदय होता है। तो जब तक हम इस विकास की प्रक्रिया को नहीं जानेंगे तो हम लोग इसको यहाँ से लिंक नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये चैप्टर हमारा पढ़ना जरूरी था, क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहा है कि वर्तमान में आप देख लीजिए ये मानव का विकास, इन्हें बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, ना इन पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बस केवल एक बार पढ़ के समझ लीजिए, एक मोटा मोटा आइडिया आपके बन जाए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, हीडेलबर्ग, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और ये दो मानव, कम से कम ये जो मानव हैं किसके समय में मोटी मोटी क्या क्या विशेषताएं थी। कभी सीधे सवाल पूछ सकता है, कभी किसी का क्रम पूछा जा सकता है। और यहीं से स्टोन एज की शुरुआत होती है। इन्होंने स्टोन एज यहाँ से अंतर संबंधित होता है। यद्यपि स्टोन एज जब आ जाता है उस समय निएंडरथल मानव रहता है, परंतु आगे चल के हम लोग जब देखेंगे तो होमो सेपियंस जब रहेगा उस समय उच्च पुरा पाषाण काल आता है। तो हम लोग स्टोन एज जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसको यहीं से लिंक करते हुए पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास का सबसे पहला चैप्टर, जिसका